हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। स्वागत है एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड किताब से क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो लाइक वाइज आज जो हम लोग जो भी क्वेश्चन लिए हैं हमारा MS चौहान से लिए हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इसके पहले एक और लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और वहाँ 3 क्यों किए थे? क्योंकि मैं आपको बताया ही था कि वीडियो रिकॉर्डिंग का मुझे इशू हो रहा था, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। अब वो प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो चुका है। सो अब से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते और इसीलिए आपका ये लेक्चर लाने में मुझे थोड़ा सा देरी हुआ। तो चलिए अब लेक्चर को फिर से स्टार्ट करते हैं और हमारा एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसमें आपको बताना है ये 3 कंपाउंड दे रखा 1 2 3, इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है। और हम जानते हैं जब कभी भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन जाता है तो वो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और वही एक्वस KOH अगर जब भी पूछ रखा हो तो याद रखो हमेशा वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो SN2 की बात करते हैं। तो एक बार समझते हैं, तो साथ में ये भी लिखा हुआ है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो एक बार इस वर्ड को भी समझते हैं। डी मतलब कोई चीज़ माइनस हो रहा, हाइड्रो मतलब H और हैलोजन यानी X, तो सीधा सा बात है माइनस ऑफ HX हो रहा है और माइनस हो रहा है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन भी कह रहे हैं। और अल्कोहलिक KOH का मतलब ही हो जाता है एलिमिनेशन। तो आप एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, अल्कोहलिक KOH है तो E2 जाएगा और एक्वस KOH है तो SN2 जाएगा। ठीक है, अब साइड में आप एक और कॉन्सेप्ट लिखो कि अब हमें बेसिकली यहाँ रेट बताना है 1 2 3। ये तो समझ में आ गया कि एलिमिनेशन हो रहा है, बट किस केस में ज़्यादा होगा किस केस के कम होगा। तो एलिमिनेशन चाहे E2 से जाए या फिर E1 से जाए, ऑलवेज जो रेट होता है 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। अगर ये सिर्फ मालूम रहेगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हो। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं रेट हमेशा दिस वे जाएगा। कितना ईजी है, लेकिन थोड़ा बेसिक्स और समझते हैं कि 3 डिग्री का रेट ही ज़्यादा क्यों होता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और लिख लो, और सिंस यहाँ मैं एक्वस KOH की बात किया हूँ तो अगर SN2 जाना होता तो रेट हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट आप SN1 की भी बात कर लो तो SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब ऐसा सब क्यों होता है, पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में फ़र्क क्या है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उस कार्बन पर अटैक करेगा और इस Br को निकालेगा। और एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा और वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस तरह से माइनस HBr आएगा। तो अब आप यहाँ से खुद सोचने की कोशिश करें कि हमें कार्बन पे एक केस में अटैक करना है, एक केस पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, जितना मेरे पास क्राउड कम रहेगा उतना मेरे लिए ईजी है, हम डायरेक्टली कार्बन पर अटैक कर लेंगे। सेम वे अगर आप यहाँ सोचो, यहाँ पर मुझे कार्बन पे अटैक करना है और यहाँ पर प्रोटॉन दे रखा है और यहाँ प्रोटॉन पे भी अटैक करना है, तो यहाँ पे क्राउड कम है तो ईजिली ये कार्बन पे अटैक करके निकाल देगा। इसलिए 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है जब हम लोग SN2 की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको ऐसे भी आप समझो, जैसे एक मॉडल मैं बना के रखा हूँ, ये एक लिविंग ग्रुप है, Br है, हाइड्रोजन 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 यानी CH3Br है। तो अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, आसानी से इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को निकालेगा, इस Br को निकालेगा। लेकिन इमेजिन करो अब आप यहीं पर एक बड़ा ग्रुप लगा दूँ, यहाँ भी बड़ा ग्रुप लगा दूँ। अब न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसने की कोशिश करेगा इसमें, जो कि बहुत टफ है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तब इसके लिए क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो वो क्या करेगा, इससे सटा हुआ जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके माइनस ऑफ Br निकाल देगा। इसलिए चाहे E1 हो या E2 हो, ऑलवेज रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। बट SN2 का आप समझ लिए क्योंकि कार्बन पर अटैक कर रहा है। लेकिन SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जो कि कार्बोकैटायन बनता है, और हमें मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसलिए SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। पूरा डाउट क्लियर, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? तो बस अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में सब्स्टिट्यूशन में SN1 होगा या SN2 होगा। उसके लिए क्या तरीका है, हम लोग सॉल्वेंट का मदद ले सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 3 डिग्री ज़्यादा क्यों है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब हम लोग इसमें आते हैं, और माइनस ऑफ HX हमें दिख ही रहा है, माइनस ऑफ HBr हो रहा है। ठीक, और ये भी आप समझ गए, एक्वस KOH वर्सेज अल्कोहलिक KOH, और इसको आप एस्टेरिक लगा लो, ये बहुत पूछता है। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। आप इसमें देखो ध्यान से, अगेन ये कैसा अल्काइल हैलाइड है 3 डिग्री, पहली बात।
तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर एलिमिनेशन जाना हो, क्योंकि आप ऑप्शन में देखो E2 भी दे रखा है और SN2 भी दे रखा है, अगर एलिमिनेशन जाना है तो ये प्रोडक्ट और SN2 जाना है तो ये प्रोडक्ट। बस अब हमें देखना है कि होगा क्या। यहाँ से आओ, यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है SN2 1 डिग्री और एलिमिनेशन ऑलवेज 3 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं 3 डिग्री है तो कभी भी SN2 नहीं होगा, और SN2 नहीं होगा तो उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं करेगा। कैसे? अगर ये इस पर अटैक करता तो ये Br निकलता, जिससे कि आप देखो यहाँ पर ये 3 ग्रुप लगा हुआ एज इट इज़ CCH3 और यहाँ पे OCH2CH3 OCH2CH3 इस तरह से जाता। बट सिंस SN2 नहीं जाएगा क्योंकि SN2 ऑलवेज 1 डिग्री, ठीक, तो इसका मतलब E2 जाएगा। और E2 क्यों जाएगा अब आप समझ चुके हो, क्योंकि E2 के लिए हमेशा क्राउडिंग चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रैदर ये ना जाके यहाँ से आप कह सकते हो, इसको इस तरह से लिखो, ये ऐसे अटैक करेगा, माइनस ऑफ HBr होगा, जिसके कारण से आप देखो CH3 CH3 और CH2, एक कार्बन से 2 CH3 लगा, एक CH2। बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, Br H और ये बेस आया, इस तरह से अटैक किया, इसको कहते हैं एंटी पेरी प्लानर, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये E2 से जा रहा है और एसोसिएटेड प्रोडक्ट हमारा C हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट, B एंड C। लॉजिक क्लियर? सो इसी कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको मिटा दें, एक बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, होपफुली आप ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, यहाँ बताना SN1 की रिएक्टिविटी। क्वेश्चन ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ले रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे। पीछे हम लोग देख के आ रहे हैं SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। तो आप करोगे क्या, सारे केस में कार्बोकेटाइन बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करो। मैं यहीं पे करूँ, अगर इसको मैं Br हटाता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ भी मैं Br हटाता हूँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ भी मैं अगर Br हटाता हूँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और यहाँ भी मैं Br हटाऊँ तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो अब आप एक चीज़ समझो ध्यान से, 3 डिग्री 2 डिग्री तो हम लोग कह रहे थे कि वो किस बेसिस पे कहते हैं जनरली 3 डिग्री 2 डिग्री, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिग्री है तो 3 मिथाइल प्लस आई इफेक्ट के कारण उसे स्टेबलाइज करेगा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस का, और जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 3 तरह से हम लोग देखते हैं, रेजोनेंस भी देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी देखते हैं और इंडक्टिव भी देखते हैं। तो रेजोनेंस इज ऑलवेज पावरफुल, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ये होता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो अब मैं ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ देखो pH है, और pH का मतलब क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसके बगल वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ होगा क्या, इस तरह से ये रिंग में डिलोकलाइज होगा और ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएगा। तो बस अब आपको यही देखना है, यहाँ पर देखो आप 2 pH लगा हुआ है, यहाँ आपको 2 pH लगा हुआ है, बट यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल है, बाकी इसमें pH नहीं है, इसमें pH नहीं है। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमें अब स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 2 pH बराबर स्टेबलाइज करेगा, बट एक मिथाइल है जो कि इसको इंडक्टिव से भी देगा और हाइपर कंजुगेशन से भी देगा, इसलिए 3 का सबसे ज़्यादा होगा। देन हम कह सकते हैं 2 का होगा। अब 1 and 4 में से बताना है, तो अब यहाँ सिंपल है, कोई pH नहीं है, तो सिंपली 3 डिग्री 2 डिग्री, तो देन 1 एंड देन योर 4 एंड 3 2 1 4। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और हमें आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन हमें बात करना है फास्टेस्ट SN2 की। हम लोग पीछे ही देख के आ रहे हैं SN2 का 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब आप देखो ध्यान से, पहली बात, अगर कोई भी ये sp3 कार्बन है जिससे ब्रोमीन लगा है और एक sp2 कार्बन है जिससे ब्रोमीन लगा है, तो ये वाला रिएक्टिव नहीं होता है, जिसको कहते हैं विनाइल। आप याद करो, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स में आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, विनाइल हैलाइड। या फिर अगर आप इसकी बात करो, यहीं पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये है एराइल हैलाइड, ये है विनाइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड आर नॉट गुड एट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है आप मुझे कमेंट बताना, बट आप यहाँ ये समझो कि ये सब्सटीट्यूशन में ही नहीं जाता है, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आप देखो 1 2 3, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। अब आपको ये चीज़ अब यहाँ पर देखना है, यहाँ Cl है और यहाँ Br है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो इस ख्याल से Br Cl से ज़्यादा है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा SN2 होगा। अब यही ऑर्डर क्यों होता है ये भी आप मुझे कमेंट बताओ, ठीक है। अब चलो मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर आपको ये जो प्रोजेक्शन है इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और इस फिशर प्रोजेक्शन का रिएक्शन कराया जा रहा है NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और ये SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है। पहले आप मुझे ये बताओ, आप हेलो अल्केन्स और हेलोडेंस में भी आप पढ़ रहे हो और आपको अगर मालूम भी है तो ये किस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड एसीटोन के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराते हैं, या अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल हैलाइड के साथ। यानी आप याद करो RX होता है जहाँ X Br है, नहीं तो Cl और इसका NaI और एसीटोन के साथ कराते हैं, तो यहाँ से आपको Ri बनता है आयोडाइड। इसका एक नेम रिएक्शन होता है, आपको कमेंट बताना है ये कौन सा नेम रिएक्शन है। मैं हिंट दे देता हूँ, क्या ये फिंकलस्टीन है या ये श्वार्ट्ज है, तो आप कमेंट बताओ। अब हम लोग वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो पहले आप ऑप्शन देखो A B C D, तो इतना तो समझ में आ रहा है SN2 हो रहा तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, A B C में से बताना है। और पिछला क्वेश्चन हम लोग देख कर आए क्वेश्चन नंबर 4 में कि ब्रोमीन वर्सेस क्लोरीन मोर रिएक्टिव कौन होगा, आई मीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ब्रोमीन। तो आपको ब्रोमीन निकलेगा, Cl रहेगा, तो Cl रह रहा है, Cl रह रहा है, Cl रह रहा है, और तीनों में देखो आप ब्रोमीन जा रहा है तो आयोडीन उसके जगह लग रहा है। बस अब आपको क्या ध्यान देना है, SN2 होता है तो SN2 ऑलवेज गो विथ इन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। तो अगर Br यहाँ है तो जब I आएगा तो जस्ट इसके अपोजिट साइड से आएगा, तो Br यहाँ है तो इसका अपोजिट साइड I, यानी I माइनस आएगा, अटैक ऐसे करेगा, इसको निकालेगा, जिस कारण से अब जो यहाँ पर होगा I और H ऐसे लगेगा। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है। तो देखो ये जिस जगह Br है उसी जगह I लग गया है तो ये रिटेंशन हो गया, तो ये गलत। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जिस जगह Br है उसी जगह I है तो ये भी रिटेंशन है, ये गलत। बट यहाँ देखो जिस जगह Br है उसके अपोजिट साइड I लगा है तो ये इन्वर्जन है, तो करेक्ट आंसर इज C। बट यहाँ मैं अगर एक चीज़ और मॉडिफाई करूँ, ये आपको ऐसा ऑप्शंस दिया था किताब में, बट अगर आप इमेजिन करो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इमेजिन करो यहीं पे हाइड्रोजन दे देता हूँ और I दे देता हूँ, तो इस केस में यहाँ पर भी I है, तो क्या मैं इसको आंसर कह सकता हूँ, और इसको अब क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा या इसको कहूँगा। एक चीज़ समझो, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है क्या यहाँ रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जिस सेंटर पर रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो उसका स्टीरियो सेंटर क्यों चेंज होगा। अगर मान लेते ये R है तो फाइनल में भी R होना चाहिए, तो देखो Cl राइट साइड है तो Cl अभी भी राइट साइड है, बट इसमें क्या किया, Cl को लेफ्ट कर दिया, यानी इसका स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दिया। अगर ये R था तो ये R से ये S कर दिया है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए अगर ऐसे भी दे रखा होता तब भी आप C को मारेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसका पोजीशन चेंज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 और 7। इसमें हमें बताना है न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, या फ्लोरीन F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सेम वे 7 में भी दे रखा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है समझना, यहाँ सॉल्वेंट दे रखा है पोलर प्रोटिक लाइक वाटर, अमोनिया, और पोलर एप्रोटिक लाइक DMSO, DMF। तो सॉल्वेंट चेंज करने से न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ चेंज होता है, और ये बहुत बेसिक्स है। ठीक, अब इसे हमें देखना है कि अब ऑर्डर क्या होगा। पहले आप एक चीज़ समझ लो, जब भी पोलर प्रोटिक की बात करी जाएगी तो पोलर प्रोटिक में हमेशा I माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन जैसे ए प्रोटिक की बात होती है ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए मैं इसको करा दिया। अब अप्रोटिक का मतलब आप एक चीज़ समझो ध्यान से कि आपको दिख रहा है, यानी ऑक्सीजन से H लगा है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, यानी नाम से क्लियर हो, प्रोटिक यानी प्रोटोन, प्रोटोन है। और यहाँ ए प्रोटिक, ए का मतलब होता है नॉट, जिसके पास प्रोटिक नहीं है, प्रोटोन नहीं है। तो कहीं पे भी आपको DMSO का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो DMSO ये होता है, मिथाइल मिथाइल। और प्रोटोन किससे लगा है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। आप ये मत सोच लो कि सर यहाँ CH3 में भी तो एक H लगा है, नहीं, इसे नहीं, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से देख लो। फिर NH3 में भी देखो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लगा है, बट यहाँ नहीं लगा है। उसी तरह से आप DMF भी कह सकते हो। अब होता क्या है कि जब पोलर प्रोटिक लेते हैं तो आप इसको ऐसे फिल करने की कोशिश करो, F माइनस को यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये प्रोटिक में है, मतलब नॉर्मली समझो इसका साइज इस तरह से होता है, थोड़ा सा बड़ा, और मैं I माइनस को नीचे लिख रहा हूँ और ज़्यादा बड़ा। ठीक, तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो साइज अगर छोटा है F माइनस का, तो सॉल्वेंट के कारण ये इजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो आयनिक मोबिलिटी के बारे में, या फिर आप S ब्लॉक की भी बात कर लो, लिथियम प्लस Na प्लस, यानी आप इसकी बात करो, लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस रुबिडियम प्लस CS प्लस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, छोटा साइज होने के कारण इसका हाइड्रेशन हो जाता है। तो मैं अगर इसको यहीं पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये होगा क्या कि ये F माइनस छोटा है,
लेकिन इसके साइड से H आएगा, सॉरी H इधर से आएगा, H इधर से आएगा, सॉरी H H H H H, और सभी किससे लगा है, O से लगा है, O से लगा है, O से लगा है, O से लगा, O से लगा, O से लगा। तो ओवरऑल ये इसको हाइड्रेट करके इसका साइज़ बड़ा कर देता है, और साइज़ बड़ा कर दिया तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घट गया। यही रीज़न है कि पोलर प्रोटीक में I- का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होता है, बट उसका उल्टा इसमें होता है, क्योंकि यहाँ कोई सॉल्वेंट का रोल नहीं है, और जब सॉल्वेंट का रोल नहीं है तो सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो जिसका साइज़ छोटा, चार्ज मोर एक्यूमुलेटेड, मोर प्रोन टू डोनेट, इसलिए यहाँ पर F- का होता है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप देख लेना, मैं वहाँ उस वीडियो में और डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। लेक्चर 1 जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराए थे सेम कॉन्सेप्ट है, अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कराना है। तो यहाँ पर आप ले लो AgBr की बात कर रहे लो, अगर ऐसे कर रखा है, सॉरी AgNO3 के साथ कौन बेटर रिएक्शन करेगा, या फिर आपको क्वेश्चन में दे दे कि SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, जो कि इस क्वेश्चन बताना है। तो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, Ag के साथ कराओगे तो तब भी यहाँ पर Br हटाएंगे, RBr हटा के हम लोग R पॉजिटिव बनाएंगे, और SN1 में भी क्या होगा, RBr हटा के R पॉजिटिव बनाएंगे, तो दोनों एक ही टाइप हो गया। तो अब आप हमें क्या देखना है, यहाँ से आप सिमिलरली Br हटाओ, Br माइनस, तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, यहाँ से भी Br माइनस निकालेंगे तो आपको कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और यहाँ से भी Br माइनस निकालेंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। बस वही काम देखना है फिर से, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, और मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूँ डबल बॉन्ड के बगल में प्लस हो तो ये एक रेजोनेंस का पार्ट लेता है, डबल बॉन्ड के बगल में माइनस हो तब भी रेजोनेंस का पार्ट है, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड हो, डबल सिंगल डबल तब भी है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल में एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम जैसा लोन पेयर है तब भी है। तो ये कंजुगेशन साइक्लिक यहाँ भी है। सिमिलरली आप यहाँ देखो लोन पेयर है तो डबल सिंगल लोन पेयर, जो कि इस तरह से आएगा, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल सिंगल, यहाँ भी साइक्लिक कंजुगेशन है, बट यहाँ कंजुगेशन टूट गया, डबल सिंगल प्लस, और यहाँ sp3 तो टूट गया। ये कैसा एग्जाम्पल है, हेटेरोएटम वाला हो गया, है ना, डबल सिंगल हेटेरोएटम, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। अब इन दोनों की मैं बात करूँ तो देखो 4n + 2 बराबर, पाई इलेक्ट्रॉन को लिखना है तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4n बराबर 2 हो गया, तो n का वैल्यू 1/2 जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपको एंटी। और मैं इसकी बात करूँ, यहाँ देखो 2 2 4 और लोन पेयर के कारण 2 6, तो 4n + 2 बराबर 6, बेंजीन टाइप हो गया, तो ये एरोमेटिक हो गया, ये एंटी हो गया, ये नॉन हो गया। और स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, फिर नॉन होता है, फिर एंटी होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव में अगर यहाँ लिखूँ तो 3 का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन 1 होगा, और देन आपको 2 हो जाएगा, हेंस ऑर्डर इज द। ठीक, अब आपको इसमें बताना है ये कॉन्सेप्ट एकदम हूबहू जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आए, जहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन कराया SN2 का, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, देख लेना आप वीडियो में, तो जिसमें बताया कि जो इस तरह से विनाइल हैलाइड हो या इस तरह से एराइल हैलाइड हो, यहाँ पर कभी रिएक्शन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता आप कमेंट बताओगे, मैं आपको पूछ ही चुका हूँ। इसका मतलब रिएक्शन इस सेंटर पे कभी नहीं होगा, हमेशा इस सेंटर पे होगा। तो Br हमेशा लगा रहेगा, Br कभी नहीं हटेगा। तो Br हटा दिया तो गलत, Br हटा दिया तो गलत, Br रखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या इस पर रिएक्शन होगा, हाँ होगा। और ये कैसा है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो SPH यहाँ पर आएगा, S- अटैक करेगा, Cl को निकालेगा, और SPH ग्रुप CH2 SPH लग जाएगा, इसलिए मेरा आंसर B हो जाएगा। और ये किससे जाएगा, SN2 मैकेनिज्म से, इसलिए इसका आंसर B हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कैसे हम लोग SN1 SN2 का प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर रहे हैं, E1 E2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट आज का। ठीक, और ये लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताना है एक एराइल हैलाइड है जो कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। एराइल हैलाइड यानी हमारा ये हो गया, ये एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा। सो दिस एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड, जो हम लोग पीछे ही देखकर आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें इस पर अटैक कर रहा था होगा, और यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा है तो यहाँ पर अटैक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं होगा, ये 4 ऑप्शन देना है, और ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं पीछे भी आपको ये पूछा हूँ कि आप कमेंट बताएं कि ऐसा क्यों नहीं है कि एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखा हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट बताएं
कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और हमारा पढ़ाई का NCERT भी जारी रहेगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।